प्रिय छात्रों, कल से आगे स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये बताना है कि आवेश को इस संपूर्ण परपथ में किया गया कार्य W और किन्हीं दो टर्मिनल M और N के बीच में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W डैश, तो इनमें से किसका मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को आज पूरा करते हैं। तो इस कंडीशन में W का मान W डैश से अधिक होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो E वह विद्युत वाहक बल है जो आवेश को संपूर्ण परपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य रिप्रेजेंट करता है, और V उस केवल आवेश को केवल एक किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी E इज ग्रेटर देन V होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि E का मान V से बड़ा होगा। दोनों ही विभव हैं, दोनों ही पोटेंशियल हैं। पोटेंशियल मतलब एनर्जी यानी वर्क डन, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। अब बस देखना यह था कि वो स्थान एक टर्मिनल से स्टार्ट होकर पूरे परपथ से होता हुआ दूसरे टर्मिनल पर समाप्त होता है या किसी छोटे से भाग M और N के बीच में कार्य करता है। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की जब हम बात करते हैं तो सेल के अंदर जो घोल है, ठीक है, सेल का, जिसको आप सामान्य भाषा में उसका तेजाब या एसिड बोलते हैं, ठीक है, तो उस सेल के घोल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न रुकावट होती है, उस रुकावट का मान, उस रुकावट के द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रयोग के आधार पर आंतरिक प्रतिरोध, तो प्रयोगों के आधार पर जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फिर से बात करते हैं स्मॉल r के बारे में। तो स्मॉल r जो है ये सेल के घोल के द्वारा उत्पन्न की हुई रुकावट है जो विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अगर आपने कभी सेल के भीतर देखा हो तो उसमें प्लेटें होती हैं, और उन प्लेटों की स्थिति यानी उनके बीच की दूरी और सेल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा उस सेल के अंदर जो घोल प्रयोग किया जा रहा है उसकी सांद्रता, ये तीनों कारक मिलकर उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को निर्धारित करते हैं। मतलब ये है कि इस स्मॉल r का मान इन तीन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला कारक सेलों की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d, ठीक है, इसे स्मॉल d देख लेंगे। ठीक है, स्मॉल d के समानुपाती होता है। कहने का मतलब सीधा है कि अगर सेल की प्लेटें जो दे रखी हैं, ठीक है, अगर सेल की प्लेटों के बीच की दूरी की बात की जाए तो ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो यहाँ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये दूरी उनके बीच की, ठीक है, तो सेल की प्लेटों के बीच की ये डिस्टेंस, तो स्मॉल r का मान जो है वो इस कारक के ऊपर सीधे इसके समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब है कि अगर जितनी दूरी ज़्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, दूसरा आता है उसका क्षेत्रफल एरिया। कितना एरिया सेल का प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती है, ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r इज प्रोपोर्शनल 1/a, ठीक है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और तीसरा कारक जो होता है उसकी घोल की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। अब यहाँ से ये निर्धारित करना है कि आप एक कैसा सेल बनाना चाहते हो। आप एक ऐसा सेल बनाना चाहते हो जिसका R की वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, या कम हो। तो हमको एक ऐसा सेल बनाना है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम रहे। तो कम से कम रखने के लिए D का मान आप ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे, तो सेलों की प्लेट की दूरी कम से कम रखी जाएगी जिससे आंतरिक प्रतिरोध का मान कम रहे। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक से अधिक रखा जाएगा प्लेटों का जिससे R का मान
भाई जब ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी उसकी सांद्रता, सांद्रता बढ़ाने का मतलब सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी यानी जितना एसिड उसके अंदर गाढ़ा होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतना आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, तो उसको डाइल्यूट रखना भी ज़रूरी है। तो इन तीनों कारकों से आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका था टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध, ठीक है। तो इसमें सीधा मतलब है कि आपको विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल पोटेंशियल या विभवांतर, दो बिंदुओं के विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध r, इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इसमें देखेंगे कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है तथा इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है। इसके श्रेणी क्रम में एमीटर तथा समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ई वी और r के बीच अगर संबंध निकालना है तो इस सेल के द्वारा पूरे परपथ में प्रवाहित किए उस आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य का मान पता करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा जाए कि सेल द्वारा किया गया कार्य निकाला जाए, वो जो किसके बराबर होगा, एक तो जो वह कार्य करना पड़ रहा है और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। कल जो आपको मैंने विद्युत परपथ का सर्किट समझाया था उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो अब इस कंडीशन में आपको आवेश, जो बाह्य प्रतिरोध की बात की जा रही है वो बाह्य प्रतिरोध ये है, आंतरिक प्रतिरोध की बात जो की जा रही है वो आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर है, ठीक है। तो सेल के भीतर की जो कहानी है वो सेल के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर की बात चल रही है। तो आवेश को अंदर प्रवाहित करने में जो कार्य किया जा रहा है उसको हम डब्ल्यू डैश या आंतरिक कार्य कह लेते हैं, ठीक है, इंटरनल कह लेते हैं। यहाँ से ये कार्य यहाँ पर आंतरिक के लिए, बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है कि अंदर का मतलब क्या है, तो अंदर का मतलब यहाँ है, ठीक है। और उस आवेश को इस पूरे परपथ में और मुख्य रूप से इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो इसको इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसको हम एक्सटर्नल बोल लेते हैं या क्या लेते हैं डब्ल्यू वह है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार क्या करना है आपको पूरे परपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य निकालना, तो आपको टोटल यानी डब्ल्यू कुल निकालना है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू जो कुल निकालना है यानी डब्ल्यू टोटल जो निकालना है वो दो से मिलकर बनेगा, एक तो डब्ल्यू वाह वाला मिलेगा, ठीक है, वाह प्रतिरोध में कार्य करने में किया गया कार्य, और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध यानी r के में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें किया गया कार्य। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग जो होती है इस डेरिवेशन की, ये स्टार्टिंग है, यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए। अभी पिछले वाले वीडियोस में या पिछले वाले चैप्टर में आपने देखा था, फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो वहाँ से जो फॉर्मूला आया था आपके पास वो आया था V = W/Q, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ से अगर W का मान निकाला जाए तो ये W जो निकलेगा वो निकलेगा Q × V के बराबर, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं उस आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए, तो अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था कुल विद्युत वाहक बल E की बात की जाए तो E = आएगा आपका W/Q, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर सेल के भीतर की बात की जा रही है तो डब्ल्यू डैश आएगा, डब्ल्यू डैश का मान किसके बराबर, Q इंटू V डैश के बराबर। इसको और आगे देख लीजिए कि W का अगर यहाँ से मान निकाला जाए तो ये Q × E के बराबर आएगा, क्लियर है। तो जब कुल की बात करेंगे तो कुल की बात निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे Q × E। जब वाह की बात कर रहे हैं यानी केवल R की बात कर रही है, टर्मिनल की बात की जा रही है, ठीक है, वाह प्रतिरोध R में प्रवाहित कर रहे हैं और यहाँ पे सिरों पे विभवांतर कितना V नापने के लिए लगा रखा है, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे QV। आंतरिक प्रतिरोध की जब बात की जाए तो Q × V डैश निकालेंगे, जो बात चलेगी इस W डैश के लिए या W डैश के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर Q को दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दिया जाए, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो आपके पास बचेगा केवल E = V + V डैश। जरा ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पर ओम का नियम जो आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है, ओम का नियम क्या है,
यहाँ पर भी पढ़ चुके हो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I जो है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है या इनका अनुपात जो एक नियतांक होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब आपको यहाँ पर V और V डैश के मान निकालने होंगे। V और V डैश के जो मान निकलेंगे वो V और V डैश के जो मान निकालने के लिए आपको ओम के नियम की सहायता से, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, ये वाह्य प्रतिरोध में है क्योंकि हमारा वाह्य प्रतिरोध R यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो वाह्य प्रतिरोध V इक्वल्स टू I इंटू आर। इसी प्रकार अगर स्मॉल r की बात की जाए, इसमें प्रवाहित पोटेंशियल V डैश इक्वल्स टू, इसे आप लिखेंगे I इंटू आर डैश नहीं स्मॉल r यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको स्मॉल r से दिखाया है। समझ में आ रहा है सभी के? अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लेस कीजिए, तो ये वैल्यू आएगी आपकी E इक्वल्स टू V की जगह पर आपने I इंटू कैपिटल R रखा और V डैश के लिए I इंटू स्मॉल r रखा। इस प्रकार आपने देखा कि E इक्वल्स टू I को अगर कॉमन ले लें तो R प्लस स्मॉल r, जो R है आपका बाह्य प्रतिरोध और R जो है आपका आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार आपको ये समीकरण प्राप्त होती है। कई तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको चेंज ना करें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन की जगह अगर V इक्वल्स टू आई आर ना रख के केवल V ही लिखा रहने दें तो आपको समीकरण ये मिल जाती है E इक्वल्स टू V प्लस I इंटू स्मॉल r मिल जाती है। ठीक है ना, तो इन समीकरणों से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को ईजिली देख सकते हो। अब अगर यहाँ से उस परपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान निकाला जाए तो कुल धारा का मान भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो I इक्वल्स टू यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन होगी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है ना, तो यहाँ से आप दिए गए सवाल के अनुसार, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। E जो है आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल, और ये आपका कुल प्रतिरोध। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि ये कैपिटल R और स्मॉल r ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का जो जोड़ने का तरीका है वो इसी तरीके से, तो इसलिए I इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस प्रकार ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाली समीकरण भी किस प्रकार आई हमने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया। पथ में प्रवाहित धारा का मान I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r करके निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा। वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सकें, क्योंकि अभी तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आगे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में सेलों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे, उनको लगाने की विधियाँ, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। ये जितना भी मैटर मैं दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सब कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन में बिना इस चैप्टर को या बिना इस थ्योरी को, इस बेस को समझे बिना आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो कल अगला वीडियो हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन करके किस प्रकार की इनकी करंट धारा के मान निकालते हैं ये सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।